Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dentistry with Dr. M. I'm going to start the past papers of FCPS Part 1 Dentistry from the February 2025 morning. अच्छा, इवनिंग के हमने कर लिए थे, अब हम मॉर्निंग के करते हैं। मोस्ट पावरफुल एक्सपायरेटरी जो मसल है दैट इज़ हमारा रेक्टस एब्डोमिनस। अच्छा, तो आपने ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मसल ऑफ क्वाइट इंस्पायरेशन, जो नॉर्मल हम इंस्पायरेशन करते हैं उसमें हमारा जो मसल यूज़ होता है दैट इज़ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अच्छा, डायफ्राम मेन है, लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन आता है तो आपने बोथ को चूज़ करना है। और मसल जो यूज़ होते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन में, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, एक निमोनिक है इन फॉर एक्स, ठीक है। लाइक इंस्पायरेशन के लिए एक्स है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन है ना, उसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी आ जाता है, मतलब दोनों में यूज़ होता है, क्वाइट इंस्पायरेशन में भी और फोर्सफुल में भी। तो इन फॉर एक्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो इंस्पायरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और दूसरे कुछ नेक मसल्स होते हैं लाइक स्टर्नोक्लॉइड मेस्टॉइड मसल, सेरेटस इंटीरियर ईटीसी। अगर अब हम आ जाते हैं एक्सपायरेशन पे, तो जो पेसिव एक्सपायरेशन होती है ना वो नॉर्मली हो रही होती है। जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है वो पेसिव होती है सिंपल थ्रू इलास्टिक रिकॉइल। तो ऑप्शन में आएगा सिंपल इलास्टिक रिकॉइल पेसिवली। ओके, देन यू हैव टू चूज़ दैट क्वेश्चन, दैट आंसर। अगर यहाँ पे पूछते कि मसल फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए कौन से यूज़ होते हैं, या पावरफुल एक्सपायरेटरी मसल, यानी पावरफुल का मकसद है जो फोर्स के थ्रू लग रहा है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेटरी जो मसल्स हैं वो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं। और उसके साथ साथ आपने निमोनिक याद रखना है एक्स फॉर इन, ठीक है, यानी एक्सपायरेशन के लिए इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो सबसे पहले आपने चूज़ करना है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को, एंड देन अदर एब्डोमिनल मसल्स लाइक रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स लाइक दिस, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या पढ़ा, मसल इन क्वाइट इंस्पायरेशन जो हो या नॉर्मल इंस्पायरेशन में डायफ्राम, एंड अदर इज़ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और मसल फॉर फोर्सफुल इंस्पायरेशन या पावरफुल मसल्स फॉर द इंस्पायरेशन, यानी जो फोर्स में यूज़ होते हैं, तो वो होते हैं हमारे इन फॉर एक्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अदर नेक मसल्स लाइक एक्सटर्नल स्टर्नोक्लॉइड मेस्टॉइड मसल, सेरेटस इंटीरियर एक्सेट्रा। एंड अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो मसल ऑफ क्वाइट एक्सपायरेशन दैट इज़ पेसिव सिंपल फ्रॉम द इलास्टिक रिकॉइल, एंड मसल ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन वो है एक्स फॉर इन, एक्सपायरेशन के लिए इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एंड अदर्स आर एब्डोमिनल मसल लाइक एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, एंड उसके अलावा जो हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं वो वाले आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, पेशेंट हैड लॉस्ट सेंसेशन ऑफ मिड फेस विच आर्टरी इज इन्वॉल्व दैट इज़ मैक्सिलरी आर्टरी। तो मिड फेस में जो हमारी सप्लाई होती है, ठीक है, मिड फेस होती है लाइक ज़ाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला, ये इनको मैक्सिलरी करी होती है, ठीक है। और इसकी ब्रांचेस, ड्रग यूज फॉर HIV दैट इज़ ज़ाइडोविडीन, ये तो रटा है, फार्मा पूरा रटा है, तो ड्रग HIV पेशेंट्स में ज़ाइडोविडीन यूज़ होता है। चाइल्ड हैड फ्रैक्चर पल्प नॉट एक्सपोज ट्रीटमेंट ऑप्शन। अच्छा, चाइल्ड को फ्रैक्चर हुआ है टूथ पे और पल्प एक्सपोज नहीं है, तो जब भी पल्प एक्सपोज ना हो तो उसको एक्सपोजर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट पल्प केपिंग करते हैं। तो वो पल्प केपिंग जो डायरेक्टली पल्प एक्सपोजर पे तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी डेंटिन है, पल्प एक्सपोज होने के चांसेस हैं, तो हम उसके ऊपर पल्प केपिंग मटेरियल कोई भी लगा लेते हैं टू प्रोटेक्ट द पल्प एक्सपोजर। ओके, सो इनडायरेक्ट पल्प केपिंग मटेरियल, जो डायरेक्टली हम पल्प पे नहीं लगा रहे लेकिन इनडायरेक्टली पल्प के ऊपर लगा रहे हैं डेंटिन पे टू प्रोटेक्ट द पल्प फ्रॉम द एक्सपोजर। ओके, अ मेन ड्यूरिंग फास्टिंग हिज यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड बिकॉज ऑफ, तो ADH सिक्रेशन की वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। द रीज़न इज़ ADH सिक्रेशन। अब यहाँ पे आप देखें कि ADH का सबसे पहले काम क्या है। ADH का काम है कि वो वाटर को रीएब्सॉर्ब करवाता है किडनी से। तो जब हम फास्टिंग में होते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन जब होता है तो मतलब उसमें पानी कम है। उसकी वजह क्या है कि ADH की सिक्रेशन हो रही है, बॉडी में पानी की ज़रूरत है, तो वो वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और रीएब्जॉर्प्शन से जो रिमेनिंग हमारा फ़िल्टर्ड यूरिन है जो पास हो रहा है, वो उसमें पानी कम है, उसमें सोल्यूट्स ज़्यादा हैं, तो कंसनट्रेटेड यूरिन निकल रहा है।
GFR इज़ इंक्रीज्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेशन। तो हमें पता है कि GFR जो इंक्रीज़ होता है वो होता है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेशन से और इफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रक्शन से और डिक्रीज्ड प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर से। सो तीनों चीज़ें आती हैं। तो प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेशन को चूज़ करना है। और अगर डिक्रीज़ का बोलें तो डिक्रीज़ में ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो कंस्ट्रक्शन होती है, इफरेंट आर्ट्रियोल की डायलेशन होगी एंड देन ऑनकोटिक प्रेशर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, GFR डिक्रीज़ होगा। अगर हम इन चीज़ों को अपोजिट कर देंगे तो फिर ये GFR डिक्रीज़ के बन जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, चाइल्ड वांट टू रिमूव 2 mm डायस्टीमा एंड हिज केनाइन्स आर नॉट इरप्टेड येट, हाउ टू मैनेज दिस केस। तो हमें पता है कि 2 mm डायस्टीमा होती है, तो जब तक केनाइन इरप्ट नहीं होता ना तब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू वेट फॉर द केनाइन इरप्शन। तो 2 mm डायस्टीमा खुद ब खुद कभी कभी क्लोज हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज कि जब हम छोटे होते हैं तो स्पेसिंग इस वजह से भी हो रही होती है कि पूरे जो टीथ हैं वो इरप्ट नहीं हो रहे होते, उसके लिए वो जगह बन रही होती है। तो जब केनाइन इरप्ट हो गया उसके बाद हम देखेंगे कि अगर डायस्टीमा होगी तो तब हम ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। अगर नहीं है, क्लोज हो रही है केनाइन इरप्शन के बाद, देन देयर इज़ नो नीड फॉर द ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। Vesicles on the lateral forehead, medial side of iron nose with severe facial pain and headache, which nerve would be involved। तो देखिए इसमें होगा हमारा ऑप्थेल्मिक हर्पीज ज़ूस्टर का ये है, जिसमें मेन जो पॉइंट है कि वेजिकल्स बनती हैं हमारी लेटरल फोरहेड पे, मीडियल साइड ऑफ आई इन्वॉल्व है, तो ऑप्थेल्मिक नर्व आई के साथ होती है, तो वो जो है वो हमारी इन्वॉल्व करवाएगी। और यहाँ पे अगर एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि लिप के साइड पे एक ना वेजिकल्स बन रही हैं, वो भी हर्पीज ज़ूस्टर का है, और उसमें ट्राइजेमिनल गैंग्लियन भी कभी कभी ऑप्शंस पे दे देते हैं। क्वेश्चन 9 है, आउटर कवरिंग ऑफ नर्व। आउटर कवरिंग ऑफ नर्व जो वो एपिन्यूरियम करता है, तो इसको मैंने इस तरीके से याद किया था कि आउटर कवरिंग, आउटर आ रही है ना, एपी मतलब बाहर से, कवरिंग, तो आउटर कवरिंग एपिन्यूरियम, और अगर अंदर से सिंगल फाइबर को कवर कर रही हो ना अंदर से तो वो एंडोन्यूरियम, और अगर सराउंड कर रही हो एक बंडल ऑफ नर्व्स पे या फेसिकल पे तो वो पेरिन्यूरियम होगा। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। शॉर्टेस्ट स्ट्रक्चर इन रेस्पिरेटरी ट्री दैट इज़ एल्विलाई। 25-year-old patient presents with unilateral penless swelling of maxilla and radiograph showing ground glass appearance. What is the most likely type of fibrous dysplasia? तो fibrous dysplasia जो है वो मोनोस्टैटिक मोस्ट कॉमनली होता है, और मोस्ट कॉमनली ये मैक्सिला को अफेक्ट करता है। तो ये तीन जो है वो BCQs आ रहे होते हैं, और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस की होती है। What is the most which of the following are symptoms of digitalis toxicity या digoxin? तो इसमें होगा कि हमारी जो रेस्टिंग पल्स है लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, अरिथमिया एंड मेंटल डिस्टर्बेंस एंड नोजिया, ये सारे जो सिम्टम्स हैं डिजिटलिस टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं। इसका और भी एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि क्या जो है वो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी करवाती है या डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या करवाती है। तो KMC से आप याद रख लें, या आप AA के फॉर्मूला में पढ़ेंगे। KMC से हाइपोकेलीमिया, हाइपोमैग्नीशियम, एंड C को आप बड़ा कर लें हाइपरकैल्सीमिया। ये तीनों चीज़ें, अल्कलोसिस भी उसके साथ या डायूरेटिक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी डिजिटलिस या डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी करवाती है। और ख़ुद अगर पूछें कि व्हाट डिजॉक्सिन काजेज़, तो डिजॉक्सिन काजेज़ हाइपरकैलीमिया इटसेल्फ। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ रहे होते हैं, तो ये आपने याद कर लें। क्वेश्चन 13, पैरासिम्पथेटिक सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें ना एनाटॉमी में, तो उसकी सिम्पथेटिक, पैरासिम्पथेटिक सप्लाई या सेंसरी मोटर सप्लाई, इन चीज़ों को आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यही चीज़ें पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं। तो जब आप पास पेपर्स करेंगे तो ये तो रट जाएंगी चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि हम एंड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्डन होता है तो हम काफ़ी चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, सिम्पथेटिक तो सर्वाइकल गैंग्लियन, एंड सेंसरी सप्लाई जो है वो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होती है। ठीक है। 1 month old healthy baby boy was brought to Pete's OPD tapped, apparently with a complaint that baby prefers milk bottle to the mother's breast milk. The most likely cause क्या है? अब देखिए इसमें ना मेन जो पॉइंट है देखने की क्वेश्चन में कि बेबी प्रेफर कर रहा है मिल्क बॉटल को, और मदर उसको लेक्टेट नहीं कर पा रही, यानी वो मदर से लेक्टेशन नहीं ले पा रहा, तो इसका मतलब है कि उसको सॉफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट है।
और अगर ऑप्शन में ये बी ऑप्शन ना हो तो आपने ए को चूज़ करना है, क्लेफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। इथाइलिन ऑक्साइड का स्टेरिलाइजेशन जो टाइम है 8 to 12 आवर्स है। अच्छा, अगर इंटायर टाइम पूछें तो 8 to 12 आवर्स होगा, लेकिन AA में मैंने जो पढ़ा था इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन टाइम, उसमें अगर इंटायर वर्ड मेंशन नहीं था, उसमें 2 to 4 आवर्स मेंशन थे आंसर में। क्वेश्चन 13, इफ़ अ पेशेंट इज़ हैविंग डैमेज ऑफ राइट हाइपोग्लॉसल नर्व देन देयर वुड बी डैमेज ऑफ। जब भी टंग की कोई नर्व सप्लाई डैमेज होगी तो एप्सिलेटरल जो है वो टंग की डेविएशन होगी, यानी राइट साइड अगर टंग नर्व डैमेज्ड है तो राइट साइड ही टंग डेविएट होगी। एब्सेंट बी वेव जो है वो नोडल रिदम, एब्सेंट बी वेव जो है वो हमारी एट्रल फिब्रिलेशन में उसके साथ इरेगुलर आरआर भी मेंशन होता है या QRS मेंशन होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। वाटर एंटर्स इंटरस्टिशियम थ्रू, तो वाटर जो एंटर होता है इंटरस्टिशियम के थ्रू, दैट इज़ थ्रू फिल्ट्रेशन। अच्छा, अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मेंशन होता ना तो उसमें आपने कर लेना था पोर्स के थ्रू, कि वाटर अगर इंटर हो रहा है सेल मेम्ब्रेन में तो वो किसके थ्रू होगा, पोर्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पे इंटरस्टिशियम या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर मेंशन हो देन यू हैव टू चूज़ ए ऑप्शन, फिल्ट्रेशन। रिकमेंडेड कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन कम्युनल वाटर सप्लाई दैट इज़ 1 ppm नॉर्मली, और अगर रेंज पूछें तो 0.7 to 1.2 ppm। विच क्रेनियल नर्व हैज़ ओनली इफ्रंट फाइबर्स। अच्छा, इफ्रंट फाइबर्स जो होती हैं वो हमारी मोटर फाइबर्स होती हैं, और जो सेंसरी फाइबर्स होती हैं वो हमारी एफरेंट फाइबर्स होती हैं, AFFERENT। इफ्रंट मोटर, एफरेंट सेंसरी। तो मोटर जो नर्व्स होती हैं वो होती हैं जो मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो 1 to 8 ये हमारी प्योर सेंसरी हैं, 5 to 10 तक हमारी, या 11 तक हमारी 1 to 8 हमारी सेंसरी होती हैं, और जो 1 to 8 और जो हमारी 3, 4, 6 एंड देन अदर जो भी नर्व्स हैं आ रही हैं ना वो हमारी मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 1 to 8 हमारी प्योर सेंसरी होती हैं, और जो जो मसल्स को सप्लाई करेंगी लाइक 3, 4 ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट, और इसी तरीके से 7 नर्व है वो मिक्स नर्व है लेकिन मोटर भी है, ठीक है, मिक्स नर्व है। तो उसके अलावा जो 12th है नर्व हाइपोग्लॉसल, ये हमारी इफ्रंट लाइक मोटर है जो मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो आपने बस 1 to 8 याद करनी है, प्योर सेंसरी हैं, बाकी रिमेनिंग जो हैं वो हमारी मोटर भी हैं, मिक्स्ड भी हैं। तो उनमें से जो 5, 7, 9, 10 हैं ये हमारी मिक्स्ड हैं, बाकी रिमेनिंग प्योर मोटर हैं, ठीक है। मिक्स्ड का मतलब है कि वो सेंसरी भी हैं और मोटर भी हैं। तो उसमें होगा हमारा हाइपोग्लॉसल नर्व। Question 21, the maxillary midline cyst that arises from the proliferation of vestigial ductal breast that is said to be as nasopalatine। midline cyst है ना, तो nasopalatine canal cyst, और बोल भी रहा है maxillary है तो nasopalatine canal cyst है। What is the most common cause of congenital cyanotic heart disease? तो congenital cyanotic heart disease जो है वो teratology of Fallot है। अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसे बोलते हैं कि most common cause of a cyanotic heart disease तो हम VSD को करते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन एडल्ट्स में VSD है, और इन चिल्ड्रन असाइनोटिक हार्ट कंजेनिटल जो हार्ट डिजीज़ है वो ASD है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपने देख लेनी है। स्लाइवा कंटेन्स, स्लाइवा में जो होता है वो हमारा अल्फ़ा अमाइलेज होता है, और पेंक्रियाज में दूसरा वाला अमाइलेज होता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैवी साइड चेन राइट फ्रॉम, तो ये होगा हमारा ग्लूटामेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, तो ऑटोनॉमी, नॉन मेलिफिशंस, जो हमने एथिक्स में 5 पिलर्स पढ़े हैं वो होंगे। पेशेंट डायग्नोज्ड एज ए केस ऑफ एड्स, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो जो डिज़ीज़ ऐसी हो कि जिसमें पब्लिक को भी ख़तरा हो और फैमिली को भी ख़तरा हो तो हमने दोनों को बतानी है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई, एपिलेप्सी हो गई, और कोई भी एरोसोल वाली ऐसी डिज़ीज़, और जिस तरीके से एड्स हो गई, हेपेटाइटिस, ये सारी जो डिजीज़ होंगी वो आपने पब्लिक को भी बतानी है और फैमिली को भी बतानी है। तो इसमें होगा टेल फैमिली एंड पेशेंट। रेजिलियंस टू फ्रैक्चर, रेजिलियंस टू फ्रैक्चर दैट इज़ टफनेस। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेंटल मटेरियल्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत कंफ्यूज करती हैं। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी, तो आपने ना एंड में इसको ज़रूर देख लेनी है, पढ़ लेनी है, बार बार रिवाइज़ करनी है, उससे आपको ये चीज़ें याद होंगी, या लिख लेनी है ताकि चीज़ें याद रहें।
1 year old child which teeth will be erupted. अच्छा 1 year है तो maxillary central incisors and mandibular central incisors होंगे. तो सबसे पहले तो mandibular central incisor तो होते हैं, वो ऑप्शन में नहीं है, तो then you have to choose maxillary central incisor. ब्लू कलर इन साइनोसिस इज़ ड्यू टू डीऑक्सीहेमोग्लोबिन की वजह से साइनोसिस होती है, ऑक्सीजन जब कम होती है. तो ईगल सिंड्रोम अकर ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ स्क्लॉइड प्रोसेस, या इसमें ये भी क्वेश्चन आ रहा होता है कि कौन सी नर्व कंप्रेस होगी, तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इसमें कंप्रेस होती है. क्वेश्चन 31, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो मैंडिबल होता है वो रेट्रोगिनेथिक होता है, रेट्रोगिनेथिक हो जाता है. आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंफीरियर नर्व ब्लॉक पेशेंट डेवलप्स डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, दिस मे बी ड्यू टू. अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो ओपनिंग ऑफ माउथ का देख के ना लेटरल टेरिक्वाइड मसल को टिक कर लेते हैं. नो डाउट लेटरल टेरिक्वाइड मसल का फंक्शन जो है वो माउथ को ओपन करवाना है, मैंडिबल को डिप्रेस करके माउथ को ओपन करवाना है. लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन में ये चीज़ आ रही हो ना कि इंफीरियर नर्व ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद माउथ ओपन नहीं हो पा रहा, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंजरी टू मीडियल टेरिक्वाइड मसल, जिसकी वजह से माउथ ओपन नहीं कर पा रहा. तो इंफीरियर नर्व ब्लॉक में ये मसल डैमेज होता है कॉमनली. और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो हमें पता है कि जो टेरिकोमैंडिबुलर ट्रेफी है ना वो डैमेज होते हैं. और कभी कभी कोई नर्व भी पूछ लेते हैं, तो फेशियल नर्व पैरालिसिस होती है, वो भी पूछ लेते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट सेंसेशन लॉस ऑन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, नर्व डैमेज कौन सी होगी, हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होगी. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आस्क्ड है. तो अगर जनरल सेंसेशन का पूछते हैं तो लिंगुअल नर्व. जनरल सेंसेशन वर्ड्स पे आप नोटिस करें, वर्ड्स को नोटिस करें कि जनरल सेंसेशन अगर पूछते हैं दैन यू हैव टू चूज़ लिंगुअल नर्व. अगर पोस्टीरियर 1/3 पूछ रहे हैं तो ग्लॉसोफेरेंजियल, इंटीरियर 1/3 पूछ रहे हैं, 2/3 पूछ रहे हैं तो कॉर्डा टेम्पनाई. और अगर मोस्ट पोस्टीरियर वर्ड होता 1/3 ऑफ टंग पे, मोस्ट पोस्टीरियर तो वेगस नर्व होती. तो इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय कॉर्डा टेम्पनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. पोस्टीरियर 1/3 ग्लॉसोफेरेंजियल, मोस्ट पोस्टीरियर दैट इज वेगस नर्व. एंड जनरल सेंसेशन ऑफ द टंग देन यू हैव टू चूज लिंगुअल नर्व. 34, cellulite in submandibular gland which is 7 mm in size, treatment should be cellulodocoplasty. ठीक है, सेलोडोकोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है. तो बहुत बड़ा अगर एक डक्ट में या ग्लैंड में कोई सेलुलिट है तो आपने सर्जरी करवा के कट कर लेना है. उसके बाद 80% ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इज़ प्रेजेंट इन पैरोटिड ग्लैंड. तो ट्यूमर्स जो मोस्ट कॉमन होता है वो पैरोटिड ग्लैंड के होते हैं. inferior wall of the orbit is damaged, the infraorbital nerve will be damaged. ओके, inferior wall पे ना जो ब्रांच है maxillary nerve की वो होती है, तो infraorbital जो नर्व है वो डैमेज होगी. inferior wall orbit की, तो उससे ही आपने एक नर्व याद करनी है infraorbital, यानी ऑर्बिट के नीचे वाली नर्व. ओके, तो इस तरीके से भी चीज़ें याद होती हैं. mesolingual groove is present on which mandibular tooth? mesolingual groove is present on हमारे फर्स्ट प्रीमोलर पे होती है. फर्स्ट प्रीमोलर पे मीजोलिंगल ग्रूव जो होती है वो मैंडिबुलर टूथ पर प्रेजेंट होती है. टेस्ट